अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में है। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो एनर्जी और एनर्जी ट्रांसफर का था। हमें पता चला कि एनर्जी जब किसी क्लोज सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस करती है तो दो ही उसके पास तरीके हैं, या हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर। तो उस कंसेप्ट को लेके अब हम पहुंचे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक तक। फिर आप फर्स्ट लॉ के बेसिक आउटलाइन देखने के बाद जो आज का मेन टॉपिक होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्लोज सिस्टम का अंडरगोइंग करेगा एक साइकिल में, यानी कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस पे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को कैसे देखेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। मेन हेडिंग है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब हम जानते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है या जो परफॉर्मेंस ऑफ वर्क है वो हमारे सिस्टम पे एक तरह से सेम इफेक्ट काज करती है। यानी आपके पास कैसे, अगर मैं बात समझाना चाहूं कि एनर्जी सिस्टम में एंटर हुई तो एज अ हीट, ठीक है, वो सिस्टम से लीव कर सकती एज अ वर्क। अब इसी का दूसरा पहलू देखो, एनर्जी सिस्टम में एंटर हुई एज अ वर्क मगर वो लीव कर सकती एज अ हीट। बात समझ गए? तो ये चीज है कि ये जो आपके पास ट्रांसफर ऑफ हीट है या परफॉर्मेंस ऑफ वर्क है, ये दोनों काज करते हैं सेम इफेक्ट हमारे सिस्टम पे। बात समझ आ गई? तो अब यहाँ पे इसका इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आपका हीट और वर्क है वो डिफरेंट फॉर्म है किसी एक ही चीज की, और वो एक चीज क्या है? एनर्जी है। यानी आप वर्क और हीट को एनर्जी की ही एक फॉर्म मान सकते हैं। अब क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट में साइंटिस्ट ने डेवलप किया कि एनर्जी के कंसेप्ट बने। उन्होंने सोचा कि यानी एक हाइपोथेसिस बनाया कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और ये चीज कहलाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपके पास इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक तरह की फॉर्म बन जाती है पर्टिकुलर, यानी उसमें रेफरेंस हो जाता है सिर्फ किसका? हीट एनर्जी का और मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क का। यानी सिर्फ इस पहलू से उसको फोकस किया जाता है जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। अंदर खाते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मगर हम उसको डिस्कस किसकी टर्म में कर रहे होते हैं? हीट एनर्जी और वर्क की टर्म में कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, अब जो चीज हमने देखनी है वो क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम देखेंगे फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल। अब हम कहते हैं कि जब एक सिस्टम अंडरगो करता है कंप्लीट साइकिल तो नेटवर्क डन होता है ऑन या बाय द सिस्टम, यानी या सिस्टम पे वर्क डन होगा या सिस्टम वर्क डन करेगा। नेट वैल्यू उस वर्क की कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, कंसीडर करते हैं हम एक साइकिल है जिसमें नेट वर्क डन बाय द सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम हमें वर्क करके दे रहा है तो पॉजिटिव का कंसेप्ट आ जाएगा। तो अब एनर्जी तो ना हम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका मतलब हमें मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी किसी सोर्स के जरिए ताकि सिस्टम वर्क कर सके। तो अब वो सिस्टम जो है रिटर्न करता है अपनी इनिशियल स्टेट पे। अब जो उसकी अंदरूनी इंट्रिंसिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है वो तो चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो आपके पास सिस्टम ने खुद की नहीं इस्तेमाल की। ठीक है, अपनी जाती एनर्जी नहीं इस्तेमाल की, उसने किसी ने तो उसे सप्लाई की। तो इसका मतलब जो सिर्फ दूसरी एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी वो कौन सी? हीट है जो सप्लाई की गई और फिर वहां से वेरियस प्रोसेस से बाहर निकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक कि जो नेटवर्क डन सिस्टम ने किया वो इक्वल होगा कि जितनी नेट हीट सप्लाई की गई सिस्टम को। बात समझ आ गई? यानी वही जो बात हम कर चुके हैं कि सिस्टम को कुछ तो सप्लाई किया गया होगा, तो वो जो नेट हीट सप्लाई की गई वो ही बराबर मानी जाएगी उसके जितना सिस्टम ने हमें क्या करके दिया? वर्क करके दिया। यानी सिस्टम ने अपनी जाती एनर्जी नहीं खर्च की, सिस्टम को एनर्जी दी गई किस सूरत में? हीट की सूरत में। वही उसने आउटपुट दिया वर्क की सूरत में। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि इनपुट है हीट एनर्जी और आउटपुट है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये चीज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की सूरत में हम कैसे कहते हैं कि हम कहते हैं जब सिस्टम जाता है किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल के अंदर तो जो नेट हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को सराउंडिंग से, जाहिर सी बात है सिस्टम के जाएगी, वो इक्वल होगी नेट वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग।
यानी अगर आप लॉजिकली देखो तो सराउंडिंग से हीट पकड़ी, सिस्टम को दी, अब सिस्टम ने अंदर से क्या निकाला, वर्क निकाला जो उसने सराउंडिंग पे किया। बात समझ गए? तो इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप क्लोज लाइन इंटीग्रल देख रहे हैं, डेल्टा क्यू इक्विवेलेंट है जे, आपके पास क्लोज इंटीग्रल और डेल्टा डब्ल्यू के है। अब आप जानते हैं चूंकि ये पाथ फंक्शन है तो इसलिए इनके साथ डी नहीं लिखेंगे, डेल्टा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एक जे लिखा हुआ नजर आ रहा है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी बोलते हैं, जूल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू यूनिटी होती, 1 होती है। अगर यूनिट्स देखे जाएं तो न्यूटन मीटर पर जूल के यूनिट आएंगे। ठीक है, अक्सर बुक्स में नहीं भी लिखा होता क्योंकि यूनिटी वैल्यू है ना, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया जाता है, मगर प्रॉपर इसकी यही स्टेटमेंट बनेगी। अब यहाँ पे जो आप ये क्लोज इंटीग्रल देख रहे हैं ये साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ को बता रहा है कि यानी सिस्टम में हीट गई, सिस्टम से वो हीट वर्क की सूरत में निकली, सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे पहुंच चुका है वर्क करने के बाद। तो ये क्लोज यानी आपके पास साइक्लिक इंटीग्रल है क्लोज पाथ का। अब आपके पास ये जो सारी स्टेटमेंट, ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये है फर्स्ट लॉ फॉर द क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल। अब ये जो लॉ है आप इसे एनालिटिकली प्रूव नहीं कर सकते, मगर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आपके पास है और बेशुमार है इस चीज के जिसको कंफर्म करते हैं, और कोई भी मामला इसको कंट्राडिक्ट नहीं करता। तो इससे साबित होता है कि फर्स्ट लॉ आपके पास लॉ ऑफ नेचर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें यह है कि इस लॉ की खास बात है कि कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, कोई शर्तें भी नहीं है कि ये बात पूरी करो, ये बात पूरी करो तो ये लॉ ओबे होगा। ये लॉ वैसे ही आपके पास ओबे हो जाता है, यानी आपके पास कोई इस पे कंडीशन भी इंपोज नहीं करनी पड़ती। फर्स्ट लॉ आपके पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हर किसी की हर तरह की ट्रांसफॉर्मेशन पे लागू हो रहा होता है। अब इसी की जो अभी हमने ये पढ़ा है इसको और शक्लों में अगर देखना पड़े तो हम कहेंगे हीट और वर्क जो म्यूचुअली कन्वर्टेबल है, जैसे अभी ये जो यही आज का टॉपिक हमें यही समझा रहा है। तो एनर्जी तो ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इसका ना एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तो जा सकती है। तो जो टोटल एनर्जी है जो सिस्टम के साथ एसोसिएट होगी वो आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अच्छा जी, अब इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि अब कोई भी मशीन नहीं है जो प्रोड्यूस करे एनर्जी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी अब वर्क आउटपुट पे आ रहा था ना, तो वर्क एनर्जी की एक शक्ल है, तो आप ये नहीं कह सकते कि एनर्जी पैदा हुई, तो आपको पहले उस पर कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ उसे देना पड़ेगा। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास खुद ब खुद वर्क पैदा करने वाली कोई मशीन आ गई है। इसको आप ऐसे कह लो, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। बात समझ आ गई? तो ये बेसिक कंसेप्ट है फर्स्ट लॉ का। अब जॉउल ने जब ये चीजें एक्सप्लेन की तो जॉउल से पहले क्या बात थी, उससे पहले ये हीट को क्या समझा जाता था कि एक इनविजिबल फ्लूइड है जो कि बॉडी में मूव करता है हाई क्लोरी से लोअर क्लोरी वाली बॉडी में, तो इसको क्लोरिक थ्योरी ऑफ हीट भी कहते थे। फिर जॉउल ने कहा नहीं, हीट एनर्जी की एक फॉर्म है, जिससे आप उसने बनाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की फाउंडेशन उसने बना के दी। तो ये आज का टॉपिक हमने साइक्लिक प्रोसेस के लिए देखा। कल हम फर्स्ट लॉ को दोबारा देखेंगे, मगर उसके अंदर एक उसकी स्टेट की जो चेंज आएगी, यानी फेस चेंज को स्टडी करेंगे, तब फर्स्ट लॉ किस शक्ल में सामने आता है। तो ये फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट अब आप कहां पे इस्तेमाल करोगे, जब आपके पास यानी फर्स्ट लॉ फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, तब ये फर्स्ट लॉ है आपके पास। और जब वो उसकी स्टेट चेंज है, फेस चेंज है, तब आपके पास जो फर्स्ट लॉ है वो इससे डिफरेंट शेप में आपके सामने आएगा। तो आने वाले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।